हेलो 9th क्लास बच्चों। आज हमारा टॉपिक है आपदा शमन के उपाय। तो बच्चे डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक आपदा शमन के उपाय। बच्चों, आप देख रहे हैं कि आधुनिक समाज में जनता की एक बड़ी संख्या रोजगार के लिए या भवन निर्माण के लिए क्या है, स्थानीय संसाधनों पर शायद ही निर्भर हो। पर अधिकांश ग्रामीण जो है आज भी गाँव से बंधे हैं। आप देख रहे हैं जो ग्रामीण लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, वो लोग हैं आज भी गाँव से बंधे हैं। कस्बों और नगरों में आने वाले लोग अपने कुछ मोहल्ले बसा लेते हैं। जो लोग कस्बों और मोहल्लों में आते हैं तो वो क्या करते हैं, नगरों में आने वाले लोग क्या करते हैं, अपने कुछ मोहल्ले बसा लेते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति से उनकी प्राथमिकताएं बहुत अधिक प्रभावित होती है। और जो उनकी आर्थिक स्थिति है तो क्या होता है, उससे उनकी प्राथमिकताएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए इमारतों की केवल रूपरेखा बदलने की अपेक्षा कुछ अतिरिक्त उपाय करना अधिक आवश्यक है। मीन्स खाली इमारतों की जो रूपरेखा है उसको बदल कर कुछ नहीं होगा, उसकी अपेक्षा हमें क्या करना होगा, कुछ अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ जो उपाय हमें करने चाहिए वो इस प्रकार है। पहला है कानूनी उत्तरदायित्व का मानदंड। कानूनी उत्तरदायित्व का मानदंड मीन्स प्राकृतिक आपदाओं के बारे में किसी का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं बनता। मानव निर्मित आपदाओं के बारे में भी यह उत्तरदायित्व बहुत सीमित होता है और इसके विवाद निपटाने में अदालत जो क्या करते हैं, लंबा समय लगा लेती है। और भवन निर्माण संबंधी कुछ नियमों और मानदंडों में प्रयोग के बारे में ऐसे कानूनी उत्तरदायित्व पर जोर देने की आवश्यकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनकी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में तो किसी का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं बनता नहीं। और मानव निर्मित आपदाओं के बारे में भी उत्तरदायित्व क्या है, बहुत सीमित है, कम है। और इसके विवाद निपटाने में क्या करते हैं, अदालत क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा समय ले लेती है, या कहें बहुत ही लंबा समय ले लेती है। लेकिन जो भवन निर्माण संबंधी कुछ नियमों और मानदंडों के प्रयोग के बारे में ऐसे ऐसे कानूनी उत्तरदायित्व पर क्या करना चाहिए, जोर देने की आवश्यकता है, ताकि जो कानूनी उत्तरदायित्व हैं वो बने और कानूनी उत्तरदायित्व हो और उस पर क्या देना चाहिए, जोर देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण की सुरक्षा। जो हमारा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करनी है, केवल मकान बनाने के लिए ही नहीं बल्कि भूजल संस्थानों, जंगली क्षेत्रों और भूमि के ढलान आदि की रक्षा के बारे में भी पर्यावरण की रक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। हमें ये नहीं कि अपने खाली अपने मकान बनाने के लिए या मकान के बारे में ही सोचें, हमें ये भी सोचना है कि भूजल संस्थान, जंगली क्षेत्रों, भूमि के ढलान आदि की रक्षा के बारे में भी हमें क्या है, सोचना चाहिए। इससे क्या होगा, पर्यावरण की रक्षा भी होगी और पर्यावरण की रक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। क्योंकि भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और सूखा जैसे आपदाओं से इन बातों का सीधा संबंध होता है। आप देख रहे हैं आज मनुष्य क्या कर रहा है, बहुत ही तेजी से क्या कर रहा है, जंगलों को काट रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जंगल कट रहे हैं तो जानवर क्या कर रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इस और अगर बहुत ज़्यादा आप मकान बनाने के लिए ज़मीन को काट रहे हैं, बहुत मतलब एक तरीके से ध्वंस होता जा रहा है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। तो बच्चों, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि पर्यावरण की सुरक्षा भी हमें करनी है। और क्योंकि क्या है, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं से इन बातों का सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन और परख। हमारा नेक्स्ट जो कारक है या नेक्स्ट जो उपाय है वो है आपका मूल्यांकन और परख। इसमें केवल जोखिम का मूल्यांकन और परख ही नहीं बल्कि जोखिम जो है उसके प्रबंधन के रणकौशलों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी शमन के उपायों की सूची और उसकी प्रभाविता तथा नई प्रौद्योगिकी और अन्य रणकौशलों का प्रयोग भी शामिल है मूल्यांकन और परख में। नेक्स्ट है आपका वित्तीय प्रोत्साहन और बीमा। हम क्षमता वृद्धि का अध्ययन कर चुके हैं। शमन के उपाय लागू करने तथा भवन संबंधी नियमों और मानदंडों के प्रयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, करों में छूट, ऋण तथा सीधे सीधे सहायता देना भी इसका सबसे अच्छा उपाय है। मीन्स हमें वित्तीय प्रोत्साहन देना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो मानदंड है, मानदंडों के प्रयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए।
भवन संबंधी नियमों और मानदंडों के प्रयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, करों में छूट देना चाहिए, ऋण तथा सीधे सीधे क्या करनी चाहिए, सहायता देना भी इसका सबसे अच्छा उपाय है। और नए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रभावित व्यक्तियों को वित्त की आवश्यकता होती है। कोई भी हम ढांचा बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हम पैसे की आवश्यकता होती है। विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो प्रभावित व्यक्तियों को वित्त की आवश्यकता होती है। मीन्स अगर कोई आपदा आ गई और जिसके जिसके उस आपदा में जिसको उससे नुकसान पहुंचा है, अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, नए बुनियादी ढांचों के बनाना चाहता है विकास के लिए, उसका विकास करने के लिए क्या है, प्रभावित व्यक्ति को क्या है, धन की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है, स्वयं समुदाय आवासीय संगठन भी इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि वित्तीय प्रोत्साहन और बीमा क्या है। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए, वो कैसे हो सकता है, वित्तीय प्रोत्साहन करों में छूट, ऋण तथा सीधे सीधे सहायता देना उनका सबसे अच्छा उपाय है। इसके बाद पढ़ते हैं प्रशिक्षण और जागरूकता। आपदा प्रबंधन में लगे लोगों को कठिनाइयों का ज्ञान, सहायता और राहत के कार्य द्वारा नहीं बल्कि जनता में सही जागरूकता उत्पन्न करने से होता है। आप देखेंगे आपदा प्रबंधन में जो लोग लगे हैं उनकी कठिनाइयों का ज्ञान या सहायता तथा राहत के कार्यों द्वारा नहीं, ये नहीं कि जिनको जो आपदा से पीड़ित हैं उन लोग को उनको जो परेशानी हो रही है या जो कठिनाइयाँ हैं उनकी कठिनाइयों का ज्ञान सहायता और राहत के कार्य द्वारा नहीं होता, बल्कि क्या करना है, जनता में सही जागरूकता उत्पन्न करने से होता है। इसके 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, आपदा प्रबंधन का असहायता का पक्ष। दूसरा है आपका समन के प्रभावशाली रण कौशल। तीसरा है जनता की जीवन शैली पर प्रभाव, समुदाय की तैयारी और जनता की भागीदारी। तो ये सब कारण इसके क्या है, 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन हेतु संस्थानिक तंत्र। देखिए बच्चों, आपदा को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन क्या है, जोखिम जो है उसको कम करने वाले कार्यक्रमों के संचालन हेतु संस्थानिक तंत्र की आवश्यकता व कुशल संचालन के दृष्टिगत सन 2004 में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध नीति बनाई गई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा स्थिति प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया तथा सभी राज्यों में राज्य स्तरीय आपात स्थिति प्रबंधन प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित है। और यह प्राधिकरण केंद्र व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु समस्त कार्यों की दृष्टि से शीर्ष संस्था होंगे। तो बच्चों आप समझ रहे हैं कि आपदा प्रबंधन हेतु संस्थानिक तंत्र क्या है और इसमें क्या किया गया। तो ये तो हम समझ ही रहे हैं कि आपदाओं को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन जोखिम को कम करने के लिए कार्यक्रम को संचालन हेतु संस्थानिक तंत्र की आवश्यकता है। तो इसलिए कुशल संचालन के दृष्टिगत क्या हुआ, 2004 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बनाई गई है। तो बच्चों अब नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में संस्थानिक तंत्र। जो उत्तराखंड है वहाँ पे संस्थानिक तंत्र। तो बच्चों बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड राज्य में राज्य सरकार द्वारा आपदाओं की अधिक संभावनाओं के दृष्टिगत राज्य स्तरीय आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या है, राज्य में राज्य सरकार द्वारा आपदाओं की अधिक संभावनाएं, आपदाओं यहाँ पे है कि आपदाओं की संभावना अधिक है, उसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तरीय आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय सचिवालय परिसर देहरादून में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया है, देहरादून में बनाया गया है। इस केंद्र के अधीन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की स्थापना की गई, जो 24 घंटे कार्यरत रहता है। मीन्स 24 घंटे वो कार्य करता है तथा इसके अंतर्गत राज्य के सभी 13 जनपदों में जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों की भी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत ही राज्य के सभी 13 जनपदों में जिला स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों की भी स्थापना की गई है, और ये केंद्र जनपद के जिलाधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। और ये जितने भी केंद्र होते हैं वो किसके अधीन कार्य करते हैं, जिलाधिकारी के अधीन कार्य करते हैं तथा किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में जनपदीय आपातकालीन परिचालक केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। मीन्स जैसे कोई आपदा आ गई तो उसके लिए कौन सक्रिय होगा, जनपदीय आपातकालीन परिचालक केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। और इन केंद्रों के अंतर्गत स्थानीय पुलिस
और इन केंद्रों के अंतर्गत स्थानीय पुलिस, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग और जिला पूर्ति अधिकारी व अन्य आवश्यक विभागों को प्रतिभाग करने के लिए भी उत्तरदायित्व दिया गया है। ये नहीं कि सिर्फ वही करेगा, जनपदीय आपातकालीन परिचालन के केंद्र जो है वही नहीं, उसके साथ साथ के अंतर्गत इतने और विभागों को भी प्रतिभाग करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। उत्तरदायित्व, और वो उत्तरदायित्व क्या है कि किसी भी आपदाग्रस्त स्थान पर संचार, विद्युत, सड़क व संपर्क व्यवस्था आदि नष्ट हो जाने पर संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए क्या किया गया है, सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराए गए हैं। उसके अलावा राज्य स्तरीय केंद्र द्वारा भूकंप अवरोधी भवन निर्माण अभियंताओं और राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, आपदाओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए साहित्य व पोस्टरों आदि का निर्माण किया जा रहा है। और विद्यालयों में विद्यालय जो है, विद्यालयों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील ग्रामों हेतु कार्य योजना का निर्माण, क्षेत्रीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। मीन्स आपदाओं की, अगर आपदा की दृष्टि से देखें जो, तो अति संवेदनशील जो गांव है, ग्राम है, गांव हेतु कार्य योजना का निर्माण और क्षेत्रीय लोगों को प्रशिक्षण, वहाँ उस क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य योजना के अंतर्गत राज्य के 8 जनपदों के अंतर्गत जनपदीय व विकासखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन कार्य योजनाएं बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा शेष क्या है, जो बचा हुआ कार्य है वो प्रगति पर है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों व ग्राम स्तरीय आपदा दलों को नियमित प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी हैं और ग्राम स्तरीय आपदा दल हैं, दलों को क्या किया जा रहा है, नियमित प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लास्ट में है आपका आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक सामान्य व तकनीकी उपकरण सभी जनपदीय केंद्रों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जितने भी जनपद हैं 13 के 13, उन सभी जनपदों को आवश्यक सामान्य व तकनीकी उपकरण जो है वो क्या कराए जा रहे हैं, उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो बच्चों, ये था उत्तराखंड में संस्थानिक तंत्र। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आप बुक से देखेंगे और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी जो आपदा की कॉपी है इसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।